जब आखिरी पेड़ काटा जाएगा, आखिरी नदी का पानी सूख जाएगा, आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, तब इंसान को एहसास होगा कि वह पैसा नहीं खा सकता। एलेनिस ओबमसाविन की इस लोकोक्ति को हम हसदेव में चरितार्थ होता देख रहे हैं। 15 लाख रुपया कौन दिया? वही अदानी वाला। सुबह 10 लाख का चेक ले लिए और 15 लाख कैश दिए। तहसीलदार, टीआई और इधर उधर स्टाफ को फिर पूरा वो लोग बोले कि नहीं जल्दी करो यहाँ से अंतिम संस्कार जल्दी करो। तो कि क्यों उसका खाता उसी समय खोला गया जिस समय उसके पति का अंतिम संस्कार हो रहा था। अडानी के लिए वो जंगल काटने गए थे, पेड़ काटने के लिए गए थे, उस तरह का कोई रिकॉर्ड तो है नहीं है तो किस लिए मेरे को पैसा दिया गया 15 लाख? चालान भी अभी तक पेश नहीं हुआ सर। फॉरेस्ट विभाग का काम वनों को संरक्षण देना है, न कि काटना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। कोयले से काला पैसा कमाने की होड़ में पेड़, नदी, मछली को तो छोड़िए, इंसान और हाथी तक को हाशिए पर रख दिया गया है। 18 नवंबर 2024 को सरगुजा जिले के लक्ष्मणगढ़ गांव के कमलेश सिदार अडानी की कोयला खदान के लिए पेड़ काटने पड़ोस के साल्ही गांव के जंगल में गए थे। लगभग 500 लोग एक साथ मशीनों से पेड़ों की कटाई कर रहे थे। मशीनों से काटे गए गिरते पेड़ों के शोर शराबे में कमलेश सिदार कब पेड़ के नीचे दब गए ये किसी को पता ही नहीं चला। जब तक पता चला तब तक कमलेश के प्राण पखेरु उड़ चले थे। हसदेव में जंगलों की जो बेतहाशा कटाई चल रही है उसकी कीमत किस तरह यहाँ के गरीब आदिवासियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है, देखिए ऐसी ही एक मामले की पड़ताल करती हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त अंबिकापुर जिले के लक्ष्मणगढ़ गांव में हूं। ये इलाका रामगढ़ की जो पहाड़ी है उससे लगा हुआ है और किंवदंती ये है कि किसी ज़माने में भगवान राम जब वनवास में थे तो इसी इलाके में उन्होंने अपने वनवास काल का एक लंबा समय बिताया था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि लग रहा है कि इस इलाके को किसी की बुरी नज़र लग गई है। इस लक्ष्मणगढ़ गांव में कुछ आदिवासी रहते हैं। एक आदिवासी जिसका नाम था कमलेश सिदार, 35 वर्ष के आसपास उसकी आयु होगी। इस इलाके में कोयला खनन के लिए पेड़ों की कटाई चल रही है। कमलेश सिदार को कुछ लोग अपने साथ पेड़ काटने के काम में लेकर के गए। दूसरा दिन था जब कमलेश सिदार यहाँ नज़दीक के किसी जंगल में पेड़ों की कटाई के लिए गए हुए थे और उनके साथ 500 और लोग जो अलग अलग गांवों से आए हुए थे, वो सब लोग मशीनों से पेड़ काट रहे थे। कमलेश सिदार काम के दूसरे ही दिन उस पेड़ कटाई के दौरान पेड़ काटा जा रहा था और उस पेड़ के नीचे आकर के उनकी मौत हो गई। कमलेश सिदार के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। अब हालत ये है कि कमलेश सिदार की मौत नवंबर 2024 में हुई थी। लगभग 10 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन कमलेश सिदार को आज तक कोई सरकारी मुआवजा नहीं मिला। इस मामले में एफआईआर इस थाने से उस थाने, इस जिले से उस जिले होती हुई एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन आज तक लगभग 9-10 महीने बीतने के बाद भी उनका चालान पेश नहीं हुआ है। हम आज बात करने जा रहे हैं कमलेश सिदार के परिजनों से, जानेंगे उनसे कि ये पूरा मामला क्या है और उस दिन क्या कुछ हुआ था। आप कमलेश के पिता हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम है? अकालू। अकालू? हाँ। पूरा अकालू राम। अकालू राम। हाँ जी। तो आप बताएंगे कि क्या हुआ था जिस दिन कमलेश यहाँ से काम करने जंगल गए थे? तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन लेकर के गया था उनको? ये पड़ोसी में एक लड़का जा रहे थे आगू से, उस दिन वो नहीं गया तो दूसरा दिन बोला तो चले गया उसी के संग में। जी। एक दिन गया और दूसरा दिन गया, उस दिन से उसका हाल खत्म हुए, अमरीकापुर ले गए। आपको बताया गया कि क्या हुआ था, मतलब घटना जो है हाँ, वो कैसे हुई? वो दूसरा काट रहा था, वो झाड़ गिर गया उसी के ऊपर, ऐसे ही बताए।
तो दूसरा काट रहा था तो उसको ये नहीं पता था कि बाजू में और लोग भी हैं और पेड़ गिर सकता है उनके ऊपर। वो भाग गया, दूसरा नहीं आया, दूसर मोहल्ला से देख रहा है, वो आदमी दूसरा आया तो फिर वो उठाया। वो तो भाग गया, सामने काट रहा है। हम्म, तो दूसरे जहाँ से देख रहा था, वो आया कि कमलेश्वर कहाँ है, हम्म, यहीं तो काट रहा था। तो गया तो देखा तो वहाँ चिप दिया था, डार सार भाई कुछ कुछ ऐसे बोल रहा था वो। तो साहब यहाँ से घर से नहीं गया, यहीं से अमेरिकापुर से सब लाइन तो यही है, अपन संस्कार पूरा करें न। तो अब क्या हुआ है, माने सरकार क्या बोल रही है, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? तो ओवन बोलत रही, ओहू मन आए रही कि एकदम जल्दी करो, चलो हम्म, संस्कार करो जल्दी एकदम ऐसे। हम्म, टीआई भी बोले और ओहू मन भी आ रहे हैं, नदानी वाला। हम्म, तो सब लोग बोले कि नहीं चलो जल्दी करो। हम्म, मैं कहूँ रहा तो भैया थोड़ा सा, अपन घरों का आदमी तो मोर जुटे दे लिया। नहीं नहीं जल्दी करो, हमको जल्दी छुट्टी करना है, ये करना है। तो जैसा बने तो वैसा कर ले महाराज। कोई मुआवजा नहीं मिला है अभी तक और आप लोगों नहीं को? मिला है, हम्म, वही और भी 15 लाख रुपया, और जिस दिन वो काम करने के लिए कि जो भी ऐसे दिए हैं कि नहीं तो नहीं। तो 15 लाख रुपया कौन दिया? वही अदानी वाला, हम्म, अदानी वाला दिया, तो फिर इधर उधर हम्म। काम लोग काम किए, और अब अभी कहीं हूँ नहीं। तो अदानी वाला क्यों दिया? अदानी वाला तो क्या अदानी वाला ये मान रहा है कि वो मेरे लिए काम करने आया था वहाँ? वो तो नहीं तो साहब पते नहीं, अब दे ही अब हमन तो ही चला भाई के काम करे बर हो जाते के अब जहाँ के ले ले। कमलेश्वर की पत्नी भी हमारे साथ इस वक्त इसी कमरे में मौजूद है। आप अपना नाम बताएंगी? जी, क्या नाम है आपका? चिंता सिरदार। तो आपको जानकारी है कि क्या क्या हुआ था उस दिन? उस दिन अंबिकापुर ले गए थे, लेकर गए नहीं, थे। उससे पहले जब वो काम नहीं जंगल में जब गए थे तो आपको बाद में कुछ पता चला कि नहीं क्या हुआ था? नहीं आपको कुछ किसी ने नहीं कुछ नहीं बताया कि नहीं क्या हुआ था? वो पेड़ के नीचे कैसे आए? नहीं नहीं बताए थे। हम्म, हमको अंबिकापुर लेकर गए थे उनको। हम्म, फिर बाद में वो हो यानी कि ख़त्म हो लिया। फिर फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, तो कैसे करें ऐसे। तो मैं बोली कि अब कैसे करेंगे, अब मेरे को भी नहीं बताए। यहाँ अदानी में ख़त्म हुए थे, पेड़ गिरा तब बताना चाहिए उनको, तो मेरे को नहीं बताए। जी, एक की बार अंबिकापुर लेज के फ़ोन करीन कि ये दे इसे इसे हुई से पेड़ गिर गई, थोड़ा सा लगी से, ज़्यादा नहीं लगी से इसे। तो मैं कहन ठीक है। फिर 1 घंटा में फ़ोन करत हूँ कि कैसे है, तो नहीं है अब ये दे ख़त्म हो गई से इसे कहे। तो अब फिर उसके बाद अभी आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है? नहीं मिला है। और ये जो 15 लाख रुपए की बात आ रही है कि अडानी ने आप लोगों को, अडानी के लोगों ने आप लोगों को 15 लाख रुपए दिए, हाँ, उसका क्या मामला है? वो तो सही है। रात में अंबिकापुर 10 लाख का चेक दिए थे, और फिर आके सुबह 10 लाख का चेक ले लिए और 15 लाख कैश दिए। और उस समय बोला कि खाता खोलने के लिए आए थे। आपके पास उससे पहले खाता नहीं था? नहीं, उसी दिन आपका खाता खोला गया? ग्रामीण बैंक का था। अच्छा, तो उसी दिन उन लोग आए थे, सेंट्रल बैंक के लोग, खाता खोले और फिर बोले तो कि जिस दिन आपके पति का क्रियाकर्म माने दाह संस्कार हुआ, आप लोग क्या जलाते हैं कि हाँ, गाड़ते हैं? जलाते हैं। तो जिस दिन आपके पति का दाह संस्कार हुआ उसी दिन, उसी शाम को अडानी के लोग आए और आपको 15 लाख रुपए उन लोगों ने कैश दिया? जी। अच्छा, फिर उस पैसे को आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं, वो उन लोग बोले कि इस पैसे को कुछ मत करना, लेकर जाओ और बैंक में जमा कर देना अभी तुरंत, घर में नहीं रखना है जी। ऐसे। फिर मेरे बड़े भैया लोग गए और उसको जमा करके आ गए। तो अब आप
अच्छा, एक और जो चीज है वो ये है कि अभी तक उस केस का चालान भी पुलिस वालों ने प्रस्तुत नहीं किया है कोर्ट में। नहीं औ- तो जब तक कोर्ट में चालान पेश नहीं होगा तब तक तो सरकार की तरफ से कोई मुआवजा आप लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। तो अभी अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग सरकार से? पेश होगा, अन्याय होगा उनके साथ, अभी तक नहीं किए हैं। ये दोनों बच्चे आपके तो कुल कितने बच्चे हैं आपके? 3। क्या क्या उम्र है? ये लोग तो बहुत छोटे छोटे। बड़े का है 5 साल, हम्म, अब इनका है 3 साल, अब एक ठो है 1 साल 2 महीने का। हम्म। तो अगर सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिलता है तो फिर आप अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगी? कैसे नहीं मिलेगा, दिलवाएंगे तब ना मिलेगा। उन लोग तो अब शांत हो गए, कोई आते जाते भी नहीं है कि कैसे हैं उनके बच्चे, कि कैसे करेंगे, कैसे ऐसे, तो मैं कैसे करूँगी। तो सरकार के तरफ तो अन्याय ही होगा। लेकिन ये अडानी का पैसा, जो अडानी ने आपको पैसा दिया है, वो पैसा तो आप लोग इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। कैसे इस्तेमाल करेंगे वो? क्योंकि आपको अडानी ने ये तो नहीं माना है कि वो अडानी के लिए काम करने गया था और इस वजह से उसकी मौत हुई थी। वो तो कोई रिकॉर्ड में तो था नहीं कि वो अडानी के लिए काम कर रहे हैं। कोई मास्टर रोल या किसी तरह का कागज, किसी तरह का पास कि अम, अडानी के लिए वो जंगल काटने गए थे, पेड़ काटने के लिए गए थे, उस तरह का कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। तो नहीं है तो किस लिए मेरे को पैसा दिया गया 15 लाख? जब नहीं है उनका रिकॉर्ड उकॉर्ड, तो किस तरीके से मेरे को पैसा दिया गया कि 15 लाख? नहीं तो वो तो 15 लाख दिया तो नगद दिया। अगर उन्होंने चेक दिया होता तब तो ये पता रहता कि किसने दिया है पैसा, लेकिन नगद दिया है तो आप कैसे साबित करेंगी कि उनका पैसा है? तो वही तो बात है कि अब नहीं मान रहे हैं, तो किस चीज के लिए मेरे को पैसा दिया है 15 लाख? जब करवाए होंगे तब न दिए हैं। कमलेश के बड़े भाई भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरा आपका नाम? बालेश्वर प्रसाद है सर। तो बालेश्वर जी, आपको जिस दिन आपका भाई जो है काम करने के लिए गया था जंगल में, जी उस दिन क्या हुआ था उसके बारे में मुझे बताइए। जी सर, उस दिन पहले दिन तो काम करने गया, उस दिन शाम को वो घर बढ़िया से आ गया सर। इसके बाद एक्चुअली दूसरा दिन काम करने गया, इसके बाद वो दोपहर को मेरे को फ़ोन किए उनका साथी लोग कि नहीं, तेरा भाई के ऊपर एक पेड़ का डंगाल गिर गया है काम करते करते, दूसरा कोई काट रहा था पेड़, वो वाला पेड़ गिर गया है तो उसका सिर में चोट है, ऊपर हिस्सा वाला डंगाल भर पड़ा है। ऐसे किए फिर मैं जा रहा था प्रेम नगर, फिर वहाँ से शर्ट से आया वापस और आके फिर फ़ोन किया आधा एक घंटा में सर, तो वो लोग मेरा फोन मोबाइल का रिसीव नहीं कर रहे थे वो लोग। फिर 1-2 घंटा के बाद फ़ोन का रिसीव किए कि नहीं, तेरा भाई अब जो डेट हो गया है वो नहीं बचे हैं, ऐसे करके फ़ोन किए। फिर हम लोग गए वहाँ अंबिकापुर जिला अस्पताल में गए सर। फिर हम लोग जाकर देखे तब तक उनका डेट हो गया था। फिर जाकर तुरंत हम लोग को वहाँ मिलने भी नहीं दिया गया कि रुको अभी इंजेक्शन लगा है, 1 घंटा के बाद मिलोगे। फिर 1 घंटा के बाद जाकर देखे तब तक तो उसका डेट हो गया था सर। फिर वहाँ से हम लोग को बाहर निकाल दिए गए जिला अस्पताल से सर। फिर रात भर मर्चरी को वहाँ अस्पताल में रखे। फिर सुबह बोले कि नहीं, जाओ अब ले जाना पोस्ट वो चीज़ करके। तो उस समय 50,000 कैश दिए थे सर और 10 लाख का चेक दिए वो लोग। फिर हम लोग ले आए मेरा भाई का डेड बॉडी को हम लोग घर ले आए। फिर आए तो SDM तहसीलदार TI वाई सब लोग रास्ते में हम लोग को वेट कर रहे थे सर। फिर हम लोग घर आए, इसके बाद आधा 1 घंटा हुआ, इसके बाद पूरा सब तहसीलदार TI और इधर उधर स्टाफ का थे पूरा, वो लोग बोले कि नहीं जल्दी करो यहाँ से अंतिम संस्कार जल्दी करो। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग का परिवार का परिजनों को और आने दो, फिर ले जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। फिर उतना करने के बाद बार हम लोग को यही TI लोग और उसका स्टाफ के पुलिस वाले लोग थे, वो लोग प्रेशर दे रहे थे बार हम लोग कि नहीं, ले जल्दी अंतिम संस्कार के लिए ले जाओ।
फिर हम लोग मृत्यु हाल में परेशान थे सर। हम किसका किसका बात को सुनते कि क्या करते। एक तो हम ऐसे ही परेशान थे पहले से। मेरा भाई का डेड बॉडी देखकर ही दिमाग इधर उधर काम नहीं कर रहा था और नहीं जुट पाए परिजनों लोग। तब तक आकर हम लोग को इतना प्रेशर शासन पुलिस प्रशासन के लोग इतना प्रेशर में हम लोग को डाल दिए थे सर कि हम लोग को कुछ इधर उधर करने में कोई काम होता हम लोग का तो मन दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। हम ऐसा विचलित हाल में थे सर उस समय। हम किसका बात माने या किसका बात ना माने ऐसे करके। फिर अच्छा, मेरे को ये एक चीज बताइए कि जब वहाँ आपके गांव के ही और लोग आपके भाई के साथ काम करने गए होंगे, जी गए तो वहाँ कितनी संख्या में लोग थे? और एक साथ मुझे बताया जा रहा है कि हादसा इसलिए हुआ क्योंकि एक साथ बहुत सारे सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे थे। जी, तो कितने लोग थे? 500 टाइप 500 हजारों जैसे मशीन चल रहा था सर पेड़ काटने वाला। तो एक दूसरे काट रहे थे यहाँ पे। तो 10 मीटर ऐसे ऐसे करके 10 मीटर 20 मीटर करके दूरी एकदम ऐसे ऐसे करके जा रहे थे पूरा चौपट काटते काटते सर। तो मेरा गाँव में का एक तो था वो देखा कि नहीं वो फलना पे वहाँ पे काट रहा है और मशीन का आवाज जान रहे थे सर बहुत जोर से आवाज से एकदम। तो घर घर आवाज में सुनाई दिया तो फलना करके जाकर हम गांव वाले पड़ोसी के लोग और उनका साथ में थे काम करने वाले वो लोग बोले कि नहीं यहीं पे काट रहा था तो यहीं दबा है। जाकर वो डाल साल को इधर उधर काटे फाटे तो ही पेड़ के नीचे दबा था सर। फिर वहां से हल्का सा चोट लगा है बोले। इसके बाद अभी सांस चल रहा है। अभी हम लोग लहपटरा साइड आ गए हैं ऐसे बोले। फिर वहां से अंबिकेशपुर पहुंच गए थे वो लोग। तो फिर हम लोग जाकर देखे तो ही मरचूरी में रखा था सर डेड बॉडी। फिर हम लोग को मिलने भी नहीं दिए और रात भर हम लोग को परेशान हुआ। ना कोई सहायता मिला ना कहीं नहीं। हम लोग जिला अस्पताल के बाहर बैठे थे सर पूरा रात भर बैठकर रात पूरा कटा दिए। फिर सुबह वही वो लोग आए न वो पुलिस वाले लोग इधर उधर वो हम लोग का बयान पोस्टमार्टम के लिए बयान वान लिखे। इसके बाद वही पोस्टमार्टम किया डॉक्टर आके। इसके बाद बोला कि जाओ ले जाओ ऐसे। फिर वहाँ से हम लोग आ गए सर डेड बॉडी लेके। फिर वो रास्ते में ही बगल वाला जेजगी जंगल के पास वही स्टाफ तहसीलदार टीआई और एसडीएम पुलिस स्टाफ के लोग पुलिस प्रशासन 3-4 ठो गाड़ी में थे सर कार में। फिर वहाँ से हम लोग का पीछे पीछे आए वो लोग। फिर वो आके यहाँ घर में आधा घंटा भी नहीं हुआ और बोले कि नहीं तुरंत अंतिम संस्कार करो। इसके बाद हम लोग ले गए सर आधा एक घंटा के बाद अंतिम संस्कार में। चलिए, अब अंतिम संस्कार तो हो गया। सरकारी मदद के नाम पे अभी तक कुछ मिला है क्या आपको? सरकारी मदद के नाम से उसी दिन 10 लाख का चेक हमको जो दिया गया था उसको ले लिए सर वो लोग। और बोले कि नहीं काम बहू जी को बोले कि नहीं काम उम के लिए दिलवाएंगे आवास इधर उधर हम लोग को बोल कर गए कि नहीं। और आजकल पूछने तक भी नहीं आ रहे हैं सर। उतना हम लोग से बयान किए थे कि काम भी दिलाएंगे और काम भी और आवास कहीं ईसन होगा तो आवास भी बनवाएंगे। चालान पेश हो गया है कोर्ट में? चालान भी अभी तक पेश नहीं हुआ सर। जी चालान भी पेश नहीं किए हैं अभी तक। और इधर उधर जानकारी भी हम लोग को नहीं आ रहा है कि नहीं कैसे हो गया। 8-10 महीना बीत गए ऐसे। और कोर्ट में वो चालान तक भी आज तक नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व विधायक भानु प्रताप सिंह इस वक्त हम लोगों के साथ मौजूद हैं। कमलेश सिदार वाले मामले को खबरों में देखकर भानु प्रताप जी ने खुद ही इस मामले का संज्ञान लिया था। जानने की कोशिश करेंगे भानु प्रताप जी से कि अब इस मामले में स्थिति क्या है। भानु प्रताप जी, मुझे ये बताइए कि ये घटना तो हो गई, अब अभी आज की तारीख में जब लगभग 8-9 महीने से ऊपर का समय बीत गया है, क्या स्थिति है कमलेश सिदार वाले मामले की? अनुसूचित जनजाति आयोग ने जिस दिन यहाँ पर पेड़ों की कटाई जब हो रहा था, राजस्थान सरकार का जो पावर प्लांट के लिए कोयला खनन का काम होता है उसमें एक्सटेंशन का काम के लिए पेड़ों की कटाई हो रही थी। उसमें ये कमलेश सिदार काम करने के लिए गया हुआ था, उनके परिजनों का ये कहना था। और जिस दिन वो काम करने के लिए गया हुआ था 16 या 17 तारीख था, 18 नवंबर था शायद। हाँ इसी आसपास में गया हुआ था, तो एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। लेकिन जब मैंने इसको समाचार में देखा
एक कोई न्यूज़ चैनल उसके लाश को मरचुरी से निकालते समय उसका न्यूज़ बना रहे थे। तो वो समाचार मैंने देखा और आयोग का जो काम करने के जो तौर तरीके हैं कि किसी ट्राइबल के मामले में अगर कोई घटना घटित हुई है, अगर समाचार है तो स्वतः संज्ञान लिया जाता है। मैंने पता करवाया तो पता चला कि सरगुजा ज़िले के लक्ष्मणगढ़ उदयपुर ब्लॉक के लक्ष्मणगढ़ का ये निवासी है कमलेश सिद्धार, और ये पेड़ों की कटाई के लिए गया हुआ था और पेड़ काटने के दौरान उसके ऊपर एक पेड़ गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। मैं यहाँ कमलेश सिद्धार के घर आया और उसकी पत्नी से बातचीत किया। वो आवेदन मेल के माध्यम से गांव वालों के मदद से आयोग में भेजी और उसका प्रकरण का पंजीबद्ध किया गया। पूछताछ में पता चला, जब गहन पूछताछ हुई तो कमलेश सिद्धार जो काम करने के लिए गया हुआ था तो उसके मृत्यु को जो उजागर ना हो कह के वहाँ अस्पताल में, जिला अस्पताल में उनको कुछ राशि पेशकश की गई और कुछ दिया भी गया। और जब उसकी चिता यहाँ पर जल रहे थे उस समय भी उसको लगभग 15 लाख रुपया दिया गया। जो चेक उस समय पहले दिया गया था 10 लाख रुपया, उसको वापस लिए और 15 लाख रुपया दिए। और शाम को 5 बजे जिस समय कमलेश सिद्धार का अंतिम संस्कार हो रहा था, उसी समय सेंट्रल बैंक का मैनेजर को भी जो प्रशासनिक अधिकारी थे, एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, तमाम जो लोग थे उन लोगों ने लेकर के आया और कमलेश सिद्धार के घर पे ही उसके पत्नी के द्वारा खाता खुलवाया गया अंगूठा लगवा करके, और तत्काल उसको पैसा जमा करने के लिए बोला गया। ये कमलेश सिद्धार की पत्नी चिंता सिद्धार ने अपने कथन में दर्ज कराया है। चूँकि ट्राइबल का मामला है और किसी भी प्रकार का अगर काम करते वक्त या किसी असावधानी से या किसी दुर्घटना में अगर कोई घटना कारित होता है तो ये नियम है कि उसको शासकीय मदद तत्काल में 4,12,500 रुपया दिया जाता है। और उसके बाद कोर्ट में जब प्रकरण पहुंचता है तो वहां पर भी 4,12,500 रुपया उसको जो वैधानिक जो मदद है वो दी जाती है। लेकिन आज तारीख तक ये साल भर होने जा रहा है, उसको किसी भी प्रकार का सरकारी मदद प्राप्त नहीं हुआ है, न ही उसकी चालान अभी तक कोर्ट में पेश हो पाया। और उसके खाते में जो पैसा दिया गया, मैंने पूछताछ भी किया था बैंक मैनेजर से, तो बैंक मैनेजर का कहना था हाँ मैं 5 बजे उसके घर पहुंचा था और मैंने अब उनका खाता खुलवाया था। पहली बार मुझे ऐसा पता चला कि कोई ब्रांच मैनेजर खाता खुलवाने के लिए किसी के घर तक जाता है, वो भी इस तरह के और इस तरीके के मामले में। और 5 बजे के बाद तो कोई भी बैंक का सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन ये पहला मामला था कि आनन फानन में उसका खाता खोला गया और उसको जो चेक दी गई थी उस राशि को उसको जमा करने के लिए बोला गया। आप लोग गए होंगे चिंता सिद्धार से मिलने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके घर का माली हालत देख करके आपको लगे पता चल जाएगा कि क्या वो 15 लाख के मालकिन है क्या जी। और 15 लाख रुपया अगर आया कहाँ से उसके पास, और मृत्यु दिनांक को ही खाता खोला गया है जिस दिन उसका पोस्टमार्टम हुआ। ये भी एक संदेह का विषय है कि क्यों उसका खाता उसी समय खोला गया जिस समय उसके पति का अंतिम संस्कार हो रहा था, और उस खाते में तुरंत 15 लाख रुपया का आना और सरकारी मदद आज तारीख तक उसको नहीं मिलना, ये अपने लिए एक गहन छानबीन का विषय है कि वो मजदूर किसके कहने पर और किसके लिए पेड़ काटने के लिए गया था। मुझे तो कानूनी जानकारी इतनी है कि अगर फॉरेस्ट विभाग किसी मजदूर को लेकर के जाता है तो उसका मास्टर रोल बनेगा, उसका अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो तत्काल सरकारी मदद होगी। लेकिन आज तक न फॉरेस्ट विभाग इसको अपना मजदूर मान रहे, तो फिर ये मजदूर किसके लिए गया था पेड़ काटने, और उसको वो जिंदे हालत में चल कर के गया और उसकी जब बॉडी आई तो वो मृत था। ये जांच करना चाहिए सरकार को और गहन छानबीन करनी चाहिए कि ये पेड़ों की कटाई
की अनुमति थी कि नहीं थी। और इतने बड़े व्यापक पैमाने में लगभग मेरे पास जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है उनका कहना था कि 500 मशीनें थी। तो 500 मशीन तो गवर्नमेंट के पास होती नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग का काम वनों को संरक्षण देना है, न कि काटना है। तो ये 500 मशीनें अगर वहाँ पर चल रहे थे तो वो तो उनके ऊपर पीवार होना चाहिए, वन अपराध कायम होनी चाहिए। और तत्काल में कमलेश सिद्धार को RBC 64 का पैसा उसको प्राप्त होना चाहिए। फिर न्यायालय जो भी तय करेगा, जितनी भी उसको मदद और क्षतिपूर्ति की राशि होगी वो उनको मिलना चाहिए। तो कमलेश सिदार का मामला सिर्फ एक मामला है, ऐसे ढेरों मामले जब आप इस इलाके में घूमेंगे तो आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। 18 अक्टूबर 2024 ये तारीख सरगुजा की धरती पर एक ऐसा जख्म छोड़ गई है जो सालों तक नहीं भरेगा। उसी दिन कमलेश सिदार की मौत हुई और 19 अक्टूबर को जब पूरे गांव की आंखें उनके अंतिम संस्कार से नम थी, उसी दिन एक और दृश्य रचा जा रहा था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को गांव बुलाया गया और कमलेश की पत्नी चिंता सिदार के नाम एक नया खाता खोला गया। 14,50,000 नगद उस खाते में जमा किए गए और इससे पहले अंबिकापुर के सरकारी अस्पताल में 50,000 रुपए नगद पोस्टमार्टम के वक्त ही दे दिए गए थे, ताकि कोई सवाल ना पूछे, ताकि कमलेश की मौत पर कोई जांच ना हो, ताकि सारा मामला खामोशी से दफन हो जाए। सोचिए, पति की चिता की आग बुझी भी नहीं थी और उसी वक्त उसकी आंखों के आंसुओं की कीमत तय की जा रही थी। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार राष्ट्रीय सेठ के आगे चिंता सिदार ने घुटने नहीं टेके। कमलेश सिदार का घर, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके टूटे हुए सपनों की तस्वीर किसी से छुपी नहीं है। कोई और होता तो शायद मजबूरी में उस पैसे को स्वीकार कर लेता, लेकिन चिंता सिदार ने इंसाफ को कभी भी पैसों से नहीं तौला। आज तक उस खाते में जमा एक एक रुपए वैसे ही पड़े हैं, जैसे उन रुपयों पर कमलेश की मौत की परछाई बैठी हो। उन्होंने कभी एक पाई तक नहीं छुई। सरगुजा संभाग में मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्री हैं, लेकिन कोई भी उस महिला के साथ खड़ा नहीं हुआ जिसने अपने पति के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और पूरे आदिवासी समाज की गरिमा के लिए लड़ने की हिम्मत दिखाई। न सिर्फ सरकार ने मुंह मोड़ा, बल्कि बार बार चिंता सिदार के रास्ते में अड़चनें खड़ी की गई। सरकारी तंत्र, राजनीति और पूंजी सबने मिलकर उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो झुकी नहीं। वो सिर्फ एक आदिवासी महिला नहीं है, वो सरगुजा की असली अंबिका हैं। एक ऐसी आदिवासी महिला जो पति की मौत पर चुप नहीं रही, जिन्होंने डर कर समझौता नहीं किया। हसदेव अरण्य में काटे जा रहे लाखों पेड़ यहाँ के पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को ही बर्बाद कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और लंबे समय से हसदेव बचाओ अभियान से जुड़े रहे गिरीश कुमार बता रहे हैं कि सरगुजा संभाग की नदियों और बांधों पर इसका क्या असर होने वाला है। मध्य भारत का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव जंगल की कटाई जोरों पर है। हसदेव जंगल के कटने का असर यहाँ के जनजीवन, वन्य जीवों और पर्यावरण पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर जो होने वाला है वो होने वाला है हसदेव नदी पर। हम इस वक्त मौजूद हैं मदनपुर गांव में और हमारे साथ हैं कोरिया जिले के सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश कुमार जी। गिरीश जी, मुझे ये बताइए कि जो हसदेव नदी है उसका उद्गम जो है वो बताया जाता है कि कोरिया जिले के मेंड्रा नामक जगह से है जी। आप वहाँ के रहवासी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या असर होगा ये जंगल जो पूरा कट रहा है उसका हसदेव नदी पे क्या असर होगा? जी, हसदेव नदी का जो उद्गम है वो सोनहत ब्लॉक कोरिया डिस्ट्रिक्ट का मेंड्रा गांव से हुआ है। चिरमिरी से बगल से होते हुए ये हसदेव नदी करीब 245 किलोमीटर की यात्रा तय करती है कोरबा तक। हसदेव नदी में पहले पानी का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, आज से 25-30 साल पहले, लेकिन चिरमिरी में 1974 के बाद जब राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके पहले माइंस वहाँ पर 1928 से शुरू हुआ था। लेकिन माइंस के शुरू होने के बाद जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस समय ओपन कास्ट माइंस शुरू हुई और अंडरग्राउंड माइंस शुरू हुई।
माइन शुरू होने के बाद में वहाँ जब माइनिंग शुरू हुई है तो उसके बाद ये हुआ है कि बहुत तेज़ी से जो पानी के स्प्रिंग्स थे, बहुत सारे झरने थे, करीब लगभग 300 झरने वहाँ हुआ करते थे। 300 झरने हुआ करते थे। वो सारे झरने एक एक करके ख़त्म हुए। माइनिंग की जब लीज दी जाती है तो उसमें बाकायदा कंडीशन रहता है कि कोई भी अगर प्राकृतिक जल स्रोत है तो माइनिंग के रास्ते को बदल देना है, उस प्राकृतिक जल स्रोत को कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस न होने पाए। लेकिन जो वहाँ की माइनिंग कंपनी ACCL रही है, इसकी कोई परवाह नहीं की और उन्होंने माइनिंग को कंटिन्यू रखा और एक एक करके सारे स्प्रिंग्स ख़त्म हो गए। वो सारे स्प्रिंग्स जो थे अलग अलग क्षेत्र के, अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसे जो मुख्य तौर पे लोहंदिया नाला है, गुड़घेला नाला है, कौड़िया नाला है, धनुहर नाला है, ये 45 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरे पानी हसदों को देते थे। लेकिन अभी गर्मियों के दिनों में पानी बिल्कुल वहाँ पर शून्य हो जाता है और वो पानी का हम पूरा अगर आकलन करें तो करीब 30 से 35% पानी हसदों को जाते थे, जो अब पानी घटे हैं। और इसी तरह से अगर माइनिंग, चूँकि वो एरिया जो है सेडिमेंट्री स्टोन है, बलुई पत्थर है, उसका एक कुदरती गुण है पानी को एब्जॉर्ब कर रखने का, उसके बाद लगातार रिलीज़ करते रहने का साल भर। और ये पूरी उसी तरह के क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र है। और माइनिंग होगी तो सारे वो स्टोन हम तोड़ेंगे तो पानी को एब्जॉर्ब करने का, रखने का और जो स्प्रिंग्स का जो प्रवाह है वो पूरी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से नदी ख़त्म हो जाएगी और जब नदी ख़त्म होगी तो पूरी सभ्यता भी ख़त्म होगी। जितनी भी दुनिया की सभ्यता हैं वो नदियों के आसपास ही डेवलप हुई हैं। तो जब ये नदियाँ ख़त्म होंगी तो शायद मनुष्य भी नहीं रहेंगे और अन्य जीव भी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत असर पड़ने वाला है माइनिंग की वजह से। तो ये तो एक छोटे इलाके की बात आपने की, लेकिन जैसे यही नदी बाद में जाकर के जो एक बड़ा बांध है, बांगो डैम जिसको बोलते हैं, बांगो डैम जी। और ये हसदेव का ये जो जंगल है, पूरा कैचमेंट एरिया इस नदी का तो यही है जी। तो इसका क्या नतीजा है? और बांगो डैम तो बहुत बड़ा, वहाँ बिजली की परियोजनाएं हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो अब जो बचा खुचा जंगल है जब वो भी कट जाएगा तो उसके बाद फिर बांगो डैम की स्थिति क्या होगी? देखिए, ये पूरा समृद्ध है जंगल से और ये करीब 45-40 किलोमीटर पूरे पेड़ों को काटे जाएंगे। पेड़ और पहाड़ ये दोनों मानसूनी जो बादल होते हैं उनको आकर्षित करते हैं। लेकिन जैसे से पेड़ कटेंगे उसी तरह से कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, तापमान बढ़ेंगे, पहाड़ हट जाने से जो मानसूनी बादल हैं वो कहीं और चले जाएंगे, तो कहीं दूसरी जगह बारिश होगी या कहीं जगह सूखा पड़ेगा, इस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इससे ये होगा कि हसदों को जो साल भर जो पानी मिलते थे वो पानी नहीं मिलेगा, तो एक जिंदा नाला की तरह, जो जिंदा नाला नहीं, एक मुर्दा नाला हो जाएगा जो कुछ समय ही रहेगा पानी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और बांध जो है उसका भी बांध भी, हाँ, बांध भी ख़त्म हो जाएंगे। और हीराकुंड जो डैम को जो पानी जाता है उड़ीसा में, उसको भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा इससे। तो जैसा कि समझ सकते हैं इस इलाके में माइनिंग तो 1928 से चल रही है। तो माइनिंग की एक्टिविटीज चल रही थी, थोड़ा बहुत उसका असर पर्यावरण और तमाम चीज़ों पर पड़ रहा था, पानी पर भी असर था। लेकिन अभी आज की तारीख में जो हो रहा है, माइनिंग की जो रफ्तार है, जैसे कि परसा ईस्ट केते बासन में जो खदान 2028 तक चलनी थी, उसको 2022 में ही उसका पूरी तरीके से दोहन करके उस खदान को परता ईस्ट केसे बासन फेज 1 को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भयावह स्थिति 20 साल बाद या 50 साल बाद हो जाती इस वनों के इस कटाई के कारण, वो बहुत नजदीक है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक भानु प्रताप सिंह भूगोल के विद्यार्थी रहे हैं। हसदेव के जंगलों के खत्म हो जाने पर इसका पर्यावरण और इस इलाके के तापमान पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर वे चेतावनी दे रहे हैं। मैंने सुना है कि आप ने भूगोल का अध्ययन किया है। बाकी जो गांव के लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी ज़मीनें जा रही हैं, मुआवजे और बाकी सारी चीज़ों को कुछ देर के लिए अलग करके देखें, जंगल कटने का एक बड़ा प्रभाव वो जो है जलवायु पे होने वाला है। ठीक है, आपका क्या अंदाज है कि जब ये इतना बड़ा लाखों की संख्या में 10-12 लाख पेड़ जब कट जाएंगे तो सरगुजा इलाके में जो तापमान है उसमें किस तरह का अंतर आप अनुमान लगा पा रहे हैं उसका?
देखिए, ये जो सरगुजा ज़िला है, ये कर्क रेखा पर बसा हुआ है जी। और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ते हैं। और ये जो जंगल है, ये प्राकृतिक रूप से अपना संतुलन बनाने के लिए ये व्यवस्था प्रकृति ने बनाया था। इसके नीचे खनिज भी है, इसके नीचे पानी भी पर्याप्त है, इसके नीचे सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मैंने पढ़ा है ज्योग्राफी में और जो मुझे पढ़ाया गया, तो इस कर्क रेखा के ऊपर की जितने भी जंगल को अगर आप लाखों की संख्या में काटेंगे, अभी तो 1 लाख, फिर 5 लाख, फिर 15 लाख, ये इस तरीके से, तो अगर इस इलाके के जंगल के का सफाई हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और पेयजल और पानी भूजल स्तर अगर नीचे चला जाता है, तो यहाँ का तापमान अभी गर्मी के समय में 44-45 रहता है, इतना जंगल होने के बावजूद। तो अगर पूरे जंगल को और भूजल स्तर का नीचे चले जाने से यहाँ का तापमान 50 से ऊपर चले जाएगा। और 50 से ऊपर चले जाने का मतलब, आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझिए कि यहाँ पर कौन सरवाइव कर पाएगा। पक्षी फिर नीचे टपकने लगेंगे, गिरने लगेंगे। यहाँ जिस तरीके का जो विस्फोट हो रहा है, जिस तरीके का खनन का काम जो किसी गैर जानकारी वाले व्यक्ति की तरह किया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं, इससे भूजल स्तर एकदम नीचे चला जा रहा है। जो पानी के स्रोत थे वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हैं। यहाँ अटेम नदी का जो उद्गम स्थल था वो भी डिस्टर्ब कर दिया गया है, वो पानी वहाँ पर निकलता नहीं है। रेण नदी जो रिहंद है, रिहंद जो सीधी में बांध बना हुआ है, रिहंद डैम, उसका उद्गम भी इसी पहाड़ी पर है और इस पहाड़ी से उस नदी का निकलने का जो स्रोत है डिस्टर्ब हो जाएगा, तो नीचे की भी जो लोग हैं, जो पानी का जो उपभोग करते हैं, उनको भी उसका संकट झेलना पड़ेगा। जी। ये स्थिति होगी। यहाँ का जो प्राकृतिक जो सबसे प्राचीनतम जो नाट्यशाला रामगढ़, सीता बेंगरा का जो है, लोगों का कहना है कि कालिदास ने कभी यहाँ पर मेघदूत की रचना की थी, तो वो प्राचीनतम नाट्यशाला भी खतरे में है। और उस पहाड़ी में तो तरह तरह कई जगह बड़े बड़े दरार आ चुके हैं और अभी 3 दिन लगातार पानी बरसा है, तो लोगों का खबर आ रहा है कि अब उसमें से पत्थर गिरना चालू हो गया है। तो ये तो अभी संकेत है छोटा सा। जंगलों की इसी अंधाधुंध कटाई से छत्तीसगढ़ में हाथियों से जुड़ी त्रासदियां भी लगातार गहराती जा रही हैं। लगभग हर दिन राज्य के किसी न किसी कोने से मानव हाथी संघर्ष की खबर सुनाई देती है। कहीं हाथियों के झुंड खेतों को रौंद डालते हैं, कहीं घरों को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर जाते हैं। कभी किसी इंसान की जान चली जाती है तो कभी खुद हाथियों की मौत की खबर आती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा हसदेव अरण्य में अध्ययन के बाद तैयार एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों की संख्या बेहद सीमित है, 300 से भी कम। यह भारत के कुल हाथियों का 1% से भी कम है। लेकिन विडंबना यह है कि पूरे देश में मानव हाथी संघर्ष की सबसे भयावह तस्वीर यहीं देखने को मिलती है। देश भर में मानव हाथी संघर्ष के 15% से भी अधिक मामले छत्तीसगढ़ में दर्ज होते हैं। हर साल इस टकराव में 60 से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं। अध्ययन ने साफ चेतावनी दी थी कि यदि हसदेव अरण्य में एक भी नई कोयला खदान शुरू हुई तो मानव हाथी संघर्ष इतना विकराल हो जाएगा कि उसे थाम पाना लगभग असंभव होगा। बावजूद इसके इस क्षेत्र में खदानों के आवंटन का सिलसिला अब तक नहीं थमा है। राज्य बनने के शुरुआती वर्षों में हाथियों की मौजूदगी केवल सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ और कोरबा तक सीमित थी। संघर्ष भी इन्हीं 4 जिलों तक केंद्रित था, लेकिन वक्त के साथ यह संघर्ष न केवल तीव्र हुआ बल्कि इसका दायरा भी बढ़ता चला गया। आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ के 36 वन मंडलों में से 22 वन मंडल हाथियों से प्रभावित है। कोरबा जिले का उदाहरण इसकी सबसे मार्मिक गवाही देता है। यही इलाका हसदेव अरण्य का घर है। वर्ष 2000 से लेकर 2001 में यहां हाथियों द्वारा फसल नुकसान के महज 21 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन खनन शुरू होते ही हालात बदले और 2015-16 तक यही आंकड़ा बढ़कर 4045 पर पहुंच गया। नई और विस्तारित खदानों ने
हाथियों का न केवल प्राकृतिक रहवास छीन लिया बल्कि उनके पीढ़ियों से चले आ रहे रास्तों को भी काट डाला। हाथी जहां जहां विस्थापित हुए वहां संघर्ष भी बढ़ता गया, केवल खदानों वाले क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि उन नए इलाकों में भी जहां हाथी मजबूरी में भटक कर पहुंचने लगे। स्पष्ट है कि हाथियों की बढ़ती संख्या के साथ भोजन, पानी और आवास का संकट गहराया है, लेकिन इस संघर्ष की जड़ अंधाधुंध कोयला खनन ही है। खनन परियोजनाओं में न तो वनों की चिंता की गई न वन्य जीवों की। सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ और जशपुर वे इलाके जो कभी हाथियों का सुरक्षित आश्रय थे, अब एक के बाद एक खदानों से भर गए और इस दौड़ में न केवल जंगल उजड़े बल्कि हाथियों के जीवन मार्ग भी हमेशा के लिए टूट गए। आप सरगुजा संभाग में चाहे जिस तरफ से घुसे, आप बनारस की तरफ से आएं, रायपुर की तरफ से आएं, रायगढ़ की तरफ से आएं या मनेंद्रगढ़ चिरमिरी की तरफ से आएं, आपको जगह जगह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है और जो अन्य रास्ते हैं, आपको ये बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा होगा हाथी वितरण क्षेत्र। ये बोर्ड आज से कुछ सालों पहले तक बहुत कम जगह पे हुआ करते थे। सबको पता है कि सरगुजा का इलाका ये हाथियों का इलाका है। हाथी अलग अलग रास्तों से इस तरफ आवागमन करते रहते हैं, लेकिन जो कोल माइंस, हसदेव की जो कोल माइंस अडानी को दी गई हैं कोयले के उत्खनन के लिए, वो घोषित तौर पर वो पैसेज था जहां से हाथी सरगुजा या रायगढ़ की तरफ से आते थे और दूसरी जगहों पर जाते थे या लौटते थे कहीं से। ये बोर्ड देख करके ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि जो वन विभाग है और जो सरकार है उसको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कोयला खनन से मानव हाथी संघर्ष बढ़ेगा और उस संघर्ष का नतीजा बहुत भयावह होगा, इसका अंदाजा भी सरकार को है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है। हाथी जिन्हें हम भगवान गणेश मानकर पूजा करते हैं, लेकिन हाथियों का क्या हाल होने वाला है कोयले के इस खनन के कारण। हसदेव में जो ब्लास्टिंग हो रही है और जो कोयला निकाल करके जो जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, उससे उस भगवान स्वरूपी जो हाथी हैं उनका रहवास पूरी तरह नष्ट हो गया है। एक और बात है, वो बात यह है कि जो सेठ, राष्ट्रीय सेठ कोयला खोद रहे हैं, उनको अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वो पूरा का पूरा कोई छोटा मोटा द्वीप खरीद सकते हैं, कोई देश भी खरीद सकते हैं और जंगल खरीदना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अफसोस हम सभी के लिए है, जो कभी जंगल में गुजरते हुए अगर किसी को हाथी दिख जाता था, कुछ दिन बाद ऐसी स्थिति नहीं होगी और तब हमको और आपको हाथी देखने के लिए दूसरे राष्ट्रीय सेठ के यहाँ जाना होगा, वनतारा। लेकिन याद रखिए कि सेठ का कुछ भी मुफ्त में नहीं होता है। वनतारा जब अगर आप हाथी देखने जाएंगे तो आपको उसके लिए भी टिकट लगेगी और टिकट महंगे दामों में खरीदी जाएगी।